आपने बहुत बार सुना होगा, कुछ नाम आपने सुने थे बचपन की कक्षाओं में, क्लास 9th और 10th में साइंस में आपने पढ़े होंगे। गामा रेस क्या होती है, एक्सरे क्या होती है, अवरक्त किरणें क्या होती है, ठीक है जी, पराबैंगनी किरणें क्या होती है। आज हम उन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वो सब क्या है। यदि हम बात करते हैं सबसे पहले गामा रेस की, तो गामा रेस क्या होती है, ध्यान से देखना। यदि गामा रेस की बात करें तो गामा रेस की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है मेरे भाई, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। अब बात आएगी सर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी से मैं थोड़ा सा आगे आपको वाकिफ कराऊंगा कि फ्रीक्वेंसी क्या है। यदि फ्रीक्वेंसी की बात करें तो अभी आप संकेत के लिए ध्यान रख लीजिए, फ्रीक्वेंसी क्या है कि 1 सेकंड में गुजरी हुई तरंगों की संख्या को ही हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। यानी कि जितनी ज्यादा तरंगे 1 सेकंड में गुजरेगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी मेरे भाई, सबसे ज्यादा होगी। यदि बात की जाए गामा रेस की, तो गामा किरणों की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, और वो कितनी होती है आपके सामने लिखा होगा, दिख रहा होगा आपको, 10 की घात 25 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। जो हर्ट्ज होता है वो क्या होता है, आवृत्ति का या फिर फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में क्या बोला जाता है मेरे भाई, आवृत्ति बोला जाता है। अच्छा जी, दूसरी बात आपने सुनी थी सर एक्सरे, बचपन में आपने बहुत बार देखा होगा, यदि फ्रैक्चर हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, एक मशीन के सामने हमें खड़ा करके एक इंस्टेंट टाइम के लिए एक अंदर से अपना फोटो ले लेता है, यानी कि बॉडी के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं उनका फोटो ले लेता है, जो बोन्स जो टूटी हुई है उसका वो फोटो ले लेगा। अब जो वो फोटो लिया है वो किसकी सहायता से लिया है, तो भाई मेरे वो किसकी सहायता से लिया गया है, एक्सरे की सहायता से वो लिया गया है। अच्छा सर एक्सरे की सहायता से लिया हुआ है, तो सर एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी 10 की घात 20 होती है। सर 10 की घात 20, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि सर 10 की घात 15 से 10 की घात 20 के बीच में कौन लाई करेगा, तो आप बोलेंगे सर एक्सरे यहां पे लाई करती है। अच्छा जी, यदि हम बात करेंगे गामा की, तो गामा किरणें कितनी होती है, 10 की घात 20 से लेकर 10 की घात 25 तक की रेस जो होती है, जो ये फ्रीक्वेंसी रखती है उनको हम क्या बोलते हैं, गामा रेस बोलते हैं। अच्छा जी, एक बात सुनो, अब यदि बात आएगी कि सर जब एक्सरे की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है तो क्या ये हार्मफुल नहीं है क्या, बिल्कुल हार्मफुल है। तो फिर डॉक्टर जो होता है वो एक्सरे से हमारे जो बॉडी को स्कैन कैसे कर लेते हैं, आपने देखा होगा जब भी एक्सरे से बॉडी को स्कैन किया जाता है तो वह एक इंस्टेंट टाइम के लिए, यानी कि क्षणिक समय के लिए ही जो एक्सरे है वो हमारी बॉडी से गुजारी जाती है। यदि उन रेज को हम ज्यादा समय के लिए गुजार दें तो वो क्या करेगी, हमारी जो बोन्स होती है उनको गला देगी। अब ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि 1 सेकंड में बहुत सारी जो है तरंगे वो यहां से निकल रही है, यानी कि 10 की घात 25, 10 की घात 20 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी, कितनी है, 10 की घात 20 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है। अच्छा जी, अब यदि बात की जाए तो आपने बहुत बार देखा होगा कि डॉक्टर जो होता है वो एक, जैसे मान लीजिए हाथ फ्रैक्चर है, अब इस हाथ का यदि स्कैन करना है यानी कि एक्सरे स्कैन करना है तो डॉक्टर हमेशा सलाह देता है कि इस हाथ का यदि आपने एक्सरे एक बार करा लिया ना तो आप इसका एक्सरे बार बार मत कराओ, क्योंकि एक पर्टिकुलर चीज पे यानी कि एक पर्टिकुलर पार्ट पे, बॉडी के पार्ट पे यदि एक्सरे को बार बार डाला जाएगा तो ये हाथ की जो बोन्स है, पहले तो फ्रैक्चर ही थी, अब बार बार डालने से वो गल जाएगी, यानी कोई मतलब नहीं रहेगा। यानी कि एक्सरे एक पार्ट की हम ज्यादा नहीं कर सकते। आगे बात समझ में, ठीक है जी। तो ये बात किसकी होती है, यहाँ पे एक्सरे की बात होती है। अच्छा जी, अब अगली बात की जाए अल्ट्रावायलेट लाइट की, यानी कि पराबैंगनी किरणों की बात कर रहे हैं। पराबैंगनी किरणें कहां से आती है, सूर्य की ओर से, सूर्य के प्रकाश के साथ में क्या आती है, पराबैंगनी किरणें आती है। लेकिन कुदरत का जो कमाल है, यानी कि प्रकृति का जो कमाल है वो क्या है कि पृथ्वी के आसपास एक ओजोन परत, नाम से आपने सुना होगा कि ओजोन परत में छिद्र हो गया जिससे पराबैंगनी किरणें आने लग गई। तो प्रकृति का कमाल क्या है कि पृथ्वी के आसपास, पृथ्वी के चारों ओर एक ओजोन परत का वहां पे एक कवर बोल सकते हैं वो लगा हुआ है, जिससे वो क्या करता है, पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है ताकि पराबैंगनी किरणें ना आ सके। अब वो उसमें भी छिद्र हो गया, यानी कि पराबैंगनी किरणें आ रही है, और आप देख रहे होंगे डेली कुछ ना कुछ बीमारियां, अलग अजीब अजीब तरह की बीमारियां हो रही है। वो किस कारण से हो रही है, क्योंकि पराबैंगनी किरणें आ रही है, ओजोन परत में छिद्र हो गया, तो ऑब्वियसली वो हमें नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है जी। अब उसके बाद में जो आती है वो कौन सी आती है मेरे भाई, यहाँ पे विजिबल लाइट। कौन सी आएगी, विजिबल लाइट। अब विजिबल लाइट क्या होती है इसके बारे में भी आपको मैं अवगत कराऊंगा। इसके पहले आप देखिए इंफ्रारेड की हम बात करते हैं। इंफ्रारेड को बोला जाता है मेरे भाई अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें यानी कि इंफ्रारेड। अच्छा जी, अब अवरक्त किरणों की जो वेवलेंथ होती, सॉरी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किससे कम होती है, तो आप बोलेंगे सर विजिबल लाइट से, दृश्य प्रकाश से इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, कम होती है। अच्छा जी, अगली हम बात करें
तो वह कौन सी होती है, माइक्रोवेव, या और उसके पहले कौन सा होता है, रडार वेव। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो ज्यादा ही हमारे काम में आने वाली है, मैं आपको उनको बता रहा हूं। माइक्रोवेव के बारे में आपने सुना होगा, माइक्रोवेव आपने समोसे गर्म करके खाए होंगे माइक्रोवेव ओवन में, तो वहां पे जो माइक्रोवेव ओवन है उसके अंदर कौन सी किरणें हैं, तो आप बोलेंगे सर माइक्रोवेव वहां पे होती है। ठीक है जी। अब अगली बात यदि की जाए तो होती है कौन सी, रेडियो वेव। अच्छा जी सर, रेडियो वेव की यदि हम बात करें तो रेडियो वेव, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने मोबाइल में एफएम का एक ऑप्शन आता है, ठीक है, तो उस एफएम को यदि हम चलाते हैं तो वो चलता कैसे है, वह सर रेडियो वेव की वजह से ही वो वहां पे एफएम चलता है। तो सर रेडियो वेव तो इस हिसाब से हमारे लिए इतनी नुकसानदायक नहीं है, नुकसानदायक तो है लेकिन इतनी नहीं है, क्योंकि हम उसको दिन भर रात भर यूज कर रहे हैं और हमें इतनी बीमारियां नहीं होती है। उससे होती है बीमारियां, आपने देखा होगा कि जो मोबाइल है, डॉक्टर्स बोलते हैं कि मोबाइल को ज्यादा चलाने से रेडियो वेव आपके अंदर आती है, ठीक है, और वो बहुत सारी बीमारियों का कारण वहां पे बन जाती है, यानी कि मोबाइल कम यूज करना चाहिए। ठीक है जी। अब यदि बात की जाए तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि सर फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे हैं ना, तो फ्रीक्वेंसी यदि हम इस क्रम में चलते हैं, यदि हम इस क्रम में चलते हैं तो फ्रीक्वेंसी सर यहाँ पे धीरे 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 क्या हो रही है मेरे भाई, कम होती नजर आ रही है। अच्छा जी, और आप यहाँ पे एक और चीज देखेंगे कि जो इनकी वेवलेंथ है, वेवलेंथ किसमें दी हुई है भाई, यहाँ पे मेरी सेंटीमीटर में इनकी वेवलेंथ दी हुई है। वेवलेंथ जो है वो क्या हो रही है मेरे भाई, बढ़ती जा रही है, क्योंकि 10 की घात में क्या हो रही है, वैल्यू माइनस में है, ठीक है जी, और वो वैल्यू क्या है, कम हो रही है, यानी कि 10 की घात में माइनस की वैल्यू कम हो रही है। इसका मतलब है कि रिजल्टेंट परिणामी तरीके से ये यहाँ पे क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। यानी कि एक बात यहाँ से बोली जा सकती है कि सर जो फ्रीक्वेंसी रहेगी ना, जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो क्या होगी मेरे भाई, यहाँ पे 1 वेवलेंथ यानी कि लैम्डा, यानी कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे वेवलेंथ का मान कम होता जाएगा। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ऊपर की साइड पे जाने पे, ऊपर की साइड पे जाने पे यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी का मान क्या हो रहा है मेरे भाई, बढ़ रहा है, और ऊपर की साइड पे जाने पे वेवलेंथ का मान यहाँ पे कम होता नजर आ रहा है। क्या आप इतनी बात समझ में आ गई क्या, पक्की बात है, बढ़ जाएं आगे। चलो जी, मान लीजिए कि कोई यहाँ पे एक पार्टिकल रखा हुआ है जिसका जो चार्ज है वो कितना है मेरे भाई, उसका जो चार्ज है वो कितना है, प्लस क्यू उसका चार्ज दिया हुआ है, और उसका जो वेलोसिटी है वो कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। यानी कि जो वो पार्टिकल है वो क्या है, एक जगह पे रखा हुआ है, यानी कि वो स्थिर अवस्था में है, यानी कि स्टेशनरी है। अब यदि कोई पार्टिकल क्यू आवेश का यदि कोई पार्टिकल रखा हुआ है और वह स्थिर अवस्था में है, तो वह अपने आसपास यहाँ पे कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो आप बोलेंगे सर वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अच्छा जी, अब सर एक काम कर दीजिए, अब यदि मैं इस पार्टिकल को मूव कर दूं, यानी कि इस पार्टिकल को कुछ वेग दे दूं, यानी कि इस पार्टिकल को मैं चला दूं, तो मान लीजिए v चाल से, अब v जो चाल है ना वो क्या है भाई, यहाँ पे मेरे कांस्टेंट है, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, तो बाद में ये पूरी जितनी भी दूरी है वो पूरी 5 मीटर पर सेकंड से ही करेगा। इसके वेग को हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या बोला है, वेग क्या है इसका, नियत है। तो यहाँ पे 2 तरीके के क्या रहेंगे, क्षेत्र उत्पन्न होंगे। कौन कौन सा, एक तो विद्युत क्षेत्र तो होगा ही होगा, साथ में कौन सा होगा मेरे भाई, चुंबकीय क्षेत्र भी यहां पर उत्पन्न होगा। 2 कंडीशन हो गई। अच्छा, तीसरी कंडीशन में हम थोड़ा सा दिमाग खुद ही लगा सकते हैं कि सर एक बार तो आपने क्या किया कि वेग 0 रख दिया, दूसरी बार आपने क्या किया, वेग को नियत रख दिया। अब एक काम करते हैं, जो वेग है ना उसको हम क्या कर देते हैं, एक्सेलरेट कर देते हैं, यानी कि वेग को परिवर्तित कर देते हैं, यानी कि वेग को हम त्वरित कर देते हैं। जैसे ही वेग त्वरित होगा, जैसे ही वेग त्वरित होगा, ऐसा बोला जा सकता है कि सर क्यू आवेश वाला जो पार्टिकल है वो भी क्या है, त्वरित है। ठीक है जी, यानी कि जैसे ही त्वरण होगा तो वहां पे 3 तरीके के क्षेत्र उत्पन्न होंगे। पहला तो विद्युत क्षेत्र, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र, और तीसरा वहां पे एक और चीज उत्पन्न हो जाएगी, वो क्या रहेगी मेरे भाई, रेडिएशन वहां पे उत्पन्न हो जाएगी। और आप एक बात ध्यान रखें, तीनों क्या होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या, पक्की बात है। ठीक है जी, बढ़ जाएं आगे। अब आगे यदि हम बात करना चाहें तो ध्यान देखना क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये क्या होती है, ये प्रकाश की चाल होती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए प्रकाश की गति या प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आप बोलेंगे सर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। अच्छा, अब आप यहाँ पे डायग्राम में देखिए, यदि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो तीनों जो क्षेत्र है ना, ठीक है जी, वो क्या है, यहाँ पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और कुछ डायग्राम इस तरह से बन के नजर आता है। यदि हम 3D में इसको देखेंगे तो काफी अच्छा व्यू आपको नजर आएगा। ठीक है, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि
EMW यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरह से बनती है, तो आपको ये वाली चीज ध्यान रखनी है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो E है वो क्या है, B के परपेंडिकुलर है। ठीक है जी, बढ़े आगे। चलो भाई, अब यहाँ पे बात की जाए सर, अभी थोड़ी देर पहले आपने दो तीन जो टर्म थी, दो तीन जो शब्दावली थी, कौन कौन सी, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, इन सब के बारे में भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, ये सब क्या होती है। ठीक है जी, क्योंकि हम तरंग प्रकृति पढ़ रहे हैं और तरंग प्रकृति में हम इन शब्दों को थोड़ा सा आगे यूज करेंगे। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको आना चाहिए, और न्यूमेरिकल्स के बाद में भी जब हम कहानी को थोड़ा सा और आगे लेकर के चलेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे इन चीजों का बहुत ज्यादा महत्व रहेगा। ठीक है जी, यदि हम बात करते हैं, मान लीजिए कोई एक वेव इस तरह से दी हुई है, आपको बता दो वेव ऐसे चलती है इस तरह से। ठीक है, यदि इस तरह से वेव चल रही है ऐसे, तो वहां पे क्या होता है मेरे भाई, ध्यान से देखना। यदि हम बात करें यहाँ पे, तो पूरी वेव कहां पे कंप्लीट हो रही है, ध्यान देना। जैसे जैसे पेन चल रहा है, अब यहां तक क्या हुआ, पूरी की पूरी एक वेव कंप्लीट हो गई। अच्छा, इसका मतलब ये होगा कि सर ये वाला जो साइकिल रहेगा ना, ये वाला जो चक्रण रहेगा वो क्या रहेगा, हाफ साइकिल, और ये क्या रहेगा मेरे भाई, ये भी क्या रहेगा, हाफ साइकिल, और दोनों मिलाकर के क्या बना देंगे, एक पूरी वेव बना देंगे। ठीक है, अच्छा ये हाफ है, और यदि मैं यहां से इसके इधर वाले पार्ट की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसके इधर वाला कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अच्छा, जो यहाँ पे वेव में जो सबसे पीक पॉइंट जो होता है ना, जो सबसे पीक पॉइंट होता है वो क्या होता है भाई, उसे बोला जाता है श्रृंग, उसको बोला जाएगा। अच्छा, और जो यहाँ पे सबसे नीचे वाला जो पॉइंट होगा ना, उसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, गर्त, उसको बोलेंगे। अच्छा जी, आगे बात समझ में। अब अगली कहानी लेकर के चलते हैं आयाम की। आयाम क्या होता है, ध्यान से समझना। यदि मैं आयाम की बात करूं तो आयाम क्या होता है, अधिकतम विस्थापन। यदि हम बात करें तो आयाम क्या होता है, अधिकतम विस्थापन। वेव का अधिकतम विस्थापन ही क्या होता है, आयाम कहलाता है। पक्की बात है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। सिर्फ अभी आपको ये टर्म्स ध्यान रखनी है, और ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो आगे क्लासेस में हम पढ़ेंगे, इनको और ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब अगली हम बात करना चाहें सर आवृत्ति क्या होती है। अच्छा, आवृत्ति जैसा कि मैंने आपको पहले ही संकेत दे दिया था कि 1 सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या ही क्या कहलाएगी, आवृत्ति कहलाएगी। और इसका जो मात्रक था हमने कितना लिया था भाई मेरे, हर्ट्ज इसका मात्रक लिया था। अच्छा जी, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस डायग्राम में, मैंने आपको जैसा बताया था कि ये पूरी की पूरी क्या है, यहाँ पे एक वेव है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो टाइम दे रखा है ना, इस वाले पॉइंट पे वो कितना दे रखा है, 1 सेकंड। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि सर 1 सेकंड में एक वेव गुजर रही है, क्योंकि यहाँ पे यदि 1 सेकंड है और यहाँ तक जाने में पूरी की पूरी एक वेव कंप्लीट हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि सर 1 सेकंड में एक वेव यहाँ पे कंप्लीट हो गई, तो यहाँ पे जो इसकी आवृत्ति आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 हर्ट्ज। हर्ट्ज को H और Z ऐसे लिखा जाता है। ठीक है जी, यानी कि 1 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति हो जाएगी। जैसा कि आप दूसरे डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे, कि यदि मैं इसकी बात करता हूँ, इस डायग्राम की पूरे की, ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको एक वेव नजर आ रही है, और जो ये वाला पॉइंट है ना, वो क्या है भाई मेरे यहाँ पे 1 सेकंड दिया हुआ है। अच्छा, 1 सेकंड की बात करें तो आपको जैसा कि नजर आ रहा है सर, ये वाला जो पार्ट है वो कितना है, 1/2 है। अच्छा जी, ये कितना है, ये भी 1/2 है। यानी कि सर ऐसा बोला जा सकता है कि सर इसको यदि 1 सेकंड माना जाए, यहाँ पे जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और इस तरह का क्वेश्चन बना रहता है और यहाँ पे 1 सेकंड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया कि सर 1 सेकंड में सिर्फ आधी वेव, आधी कौन सी भाई मेरे, ये वाली आधी वेव ही गुजर पा रही है। इसका मतलब ये हो गया कि सर इसकी जो आवृत्ति होगी वह कितनी हो जाएगी, हाफ हर्ट्ज इसकी आवृत्ति, या फिर इसे बोला जा सकता है कितना, 0.5 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति हो जाएगी। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई, पक्की बात है। चलो भाई कहानी को आगे बढ़े। अच्छा जी, अगली हम बात करते हैं आवर्तकाल की। अब आवर्तकाल और आवृत्ति में आप कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग बातें हैं। आवृत्ति का मतलब होता है 1 सेकंड में कितनी तरंग गुजर रही है, और यदि हम आवर्तकाल की बात करें तो आवर्तकाल से तात्पर्य है कि एक तरंग को जाने में कितना टाइम लग रहा है, यानी कि एक तरंग द्वारा लिया गया समय। ठीक है, या फिर बोल दें लैम्डा दूरी तय करने में लगा हुआ समय, ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे आवर्तकाल कहलाएगा। अच्छा जी, यदि किसी तरंग का आवर्तकाल t है, मान लीजिए किसी तरंग का आवर्तकाल हमने कितना ले लिया, t ले लिया, तो इसका क्या अर्थ रहेगा, यदि किसी तरंग का आवर्तकाल मान लीजिए हमने t ले लिया, तो इसका क्या मतलब रहेगा कि t सेकंड में, यानी कि t सेकंड में कितनी वेव गुजरी है, यहां से एक वेव गुजरी है। अच्छा, मैंने बोल दिया आगे से कि किसी तरंग का आवर्तकाल यदि मैं बोल देता हूं 5 है, किसी तरंग का आवर्तकाल यदि 5 है, तो ऐसा बोला जा सकता है क्या कि सर जो यहाँ पे 5 है ना वो तो आवर्तकाल है,
तो इसको यदि मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ऐसा बोल सकता हूँ सर 5 सेकंड में एक वेव गुजर रही है। जैसा कि आप यहाँ पे पिछली डायग्राम में देख सकते हैं कि 1 सेकंड में पूरी एक वेव गुजरी थी। अरे हाँ कि नहीं? तो जो 1 सेकंड हो गया वो क्या हो गया भाई मेरे, इसका आवर्तकाल हो गया, यानी कि उतना टाइम जितने में एक वेव पूरी तरीके से गुजर जाए, पूरी की पूरी वेव जितने समय में गुजर जाए उसे ही हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे आवर्तकाल बोलेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है जी। अब आप देखिए टी सेकंड में कितनी तरंग गुजर रही थी, तो आप बोलेंगे सर 1 तरंग गुजर रही थी। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे जो मैंने लगाया है ये क्या बोलते हैं, इसको यूनिटरी मेथड बोला जाता है या फिर इसे बोला जाता है कितना, इकाई विधि। इकाई विधि यानी कि यूनिटरी मेथड से इसको मैं कर रहा हूं। टी सेकंड में 1 तरंग गुजर रही है, तो 1 सेकंड में कितनी गुजरेगी, तो आप बोलेंगे सर 1/t तरंग यहाँ पे गुजरेगी। पक्की बात है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 1 सेकंड में कितनी गुजरी, 1/t गुजरी। तो इसका मतलब ये हो सकता है क्या कि सर जो ये t है ना वो तो क्या है, आवर्तकाल है। अरे हाँ कि नहीं? और जो 1 सेकंड है, अब 1 सेकंड पे आ जाओ। अब तरंग की जो आवृत्ति हमने पढ़ी थी ना उसकी परिभाषा पढ़ो। किसी बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। यानी कि जो वहां पे 1 सेकंड लिखा हुआ है वो क्या है भाई मेरे, वो क्या है, आवृत्ति है। अब आवृत्ति और आवर्तकाल में आपने एक रिलेशन पा लिया, क्या कि आवृत्ति बराबर होती है 1/आवर्तकाल। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है। अच्छा जी, अब कहानी को थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं। अगली बात करते हैं तरंग की चाल की। जैसा कि आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। और दूरी क्या है, दूरी आप बोलेंगे सर ये होती है लैम्डा यानी कि वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य। ठीक है जी, जैसा कि आपको मैंने पहले बता दिया। अब बात की जाए समय की, तो समय यानी कि आवर्तकाल उसको मैंने कितना ले लिया, यहाँ पे टी ले लिया। तो जो चाल रहेगी वो क्या बन जाएगी हमारे यहाँ पे, λ/t इसकी चाल हो जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्की बात है। ठीक है। तो ये सब किसके बारे में था, तरंग प्रकृति के बारे में था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उनकी तरंग प्रकृति क्या होती है, प्रकाश की तरंग प्रकृति क्या होती है, हम सीधा बोल सकते हैं। ठीक है। अगली क्लास में हम बात करेंगे किसी और सिद्धांत के बारे में, इसकी किसी और प्रकृति के बारे में। तो जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में। धन्यवाद।